नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम की डेली अपडेट्स में। इसका करंट अफेयर सेक्शन जो डेली करते हैं। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल 2024 और कुछ कुछ क्वेश्चंस आज के हैं इम्पोर्टेंट सारे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू बने रहें मेरे साथ। देखिए, जीवन में निरंतरता जरूरी है और हर किसी को एक पेशेंस के साथ चलना चाहिए। तो उसी पेशेंस के साथ हम लोग आज का करंट अफेयर सीरीज जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण जो दिवस मनाए जा रहे हैं अप्रैल माह में, उसको देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और अंधत्व निवारण सप्ताह की शुरुआत होती है और 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस मनाई जाती है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और समता दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो कि 1919 में हुआ था, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आगाज दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमको कंठस्थ याद होनी चाहिए। सिंगापुर सप्ताह में 4 दिन वर्क वीक वाला ये देश बन गया है सिंगापुर हमारा, कि एशिया में पहला देश बना। जो कि देखिए, हमारे देश में क्या सिस्टम है कि पहले 1 दिन की छुट्टी दी जाती थी रविवार को। अभी बहुत जगहों पे 2 दिन की छुट्टी हो गई है, शनिवार और रविवार दोनों दिन, यानी सप्ताह में 5 दिन वर्क वीक वाला देश हमारा चल रहा है। और सिंगापुर ने क्या किया, 1 दिन और ऑफ कर दिया, तो 4 दिन वर्क वीक वाला देश बनेगा। अभी बना नहीं है, उन्होंने घोषणा किया है, बनेगा। अगला जो कुछ पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला जो पॉइंट है, बेंगलुरु का कंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाफ्टा 2024-2025 पुरस्कार का कार्यक्रम अगले वर्ष 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया। तो यहाँ तक रहा महत्वपूर्ण सामयिक बिंदु। और अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे, तो इसका देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन विनय शर्मा, दलजीत चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी और विजय मल्होत्रा। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी संभालेंगे। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं, लेकिन अभी ये हैं नहीं। तो ये कब से बनेंगे, 30 अप्रैल 2024 को। और अभी क्या है, तो नौसेना के उप प्रमुख हैं। वह निवर्तमान नौसेना प्रमुख जो अभी हैं एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं और इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है, केरल के इडुक्की नामक जगह पे। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डीआरडीओ के सचिव और अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर समीर वी कामत ने केरल के इडुक्की में एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ के नौसैनिक भौतिक और समुद्र विज्ञान द्वारा स्थापित स्पेस को जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भारतीय नौसेना को सौंपे गए सोनार सिस्टम के लिए एक प्रमुख मूल्यांकन केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। 2 अलग अलग संयोजनों में एक प्लेटफॉर्म पानी की सतह पर तैरता है और एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म 100 मीटर तक की किलोमीटर तक की गहराई तक उतारा जा सकता है। इसमें सभी सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए डिजाइन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये भारत में किया है। तो इसका है कि भारत एशिया में सबसे अधिक देखिए फॉरेन इन्वेस्टिंग वाला आकर्षणकर्ता बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से विंड ड्रेसिंग बनाई है, जो भारत की पहली रोबोट व्योमयान अंतरिक्ष उड़ान में भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का 85वां स्थान रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। हाल ही में UNFPA कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया? तो ये 77 वर्ष में हमारी जनसंख्या जितनी है वो दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। उनसे पता चलता है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है। भारत 1.44 अरब की अनुमानित आबादी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है। इसके बाद चीन 1.425 अरब के साथ दूसरे स्थान पे है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ माने कि 1.21 अरब दर्ज की गई थी। पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वो 71 वर्ष है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष होती है। जलवायु परिवर्तन, जाति आधारित भेदभाव जैसे कारकों के कारण कमजोर समूहों को अधिक यौन प्रजनन स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया? तो मेनिंजाइटिस वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। इसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स है, नाइजीरिया ने मेन 5C वैक्सीन पेश करने वाले पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। मेनिंजाइटिस से निपटने का अभूतपूर्व कदम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित यह नया टीका एक ही खुराक में मेनिंगोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कम उपभेदों के लिए लक्षित करने वाले पिछले टीकों से बेहतर है। पूरे महाद्वीप में हाल ही में मामलों की वृद्धि के साथ मेन 5CV की शुरुआत 2030 तक मेनिंजाइटिस को खत्म करने के WHO के लक्ष्य। देखिए WHO का लक्ष्य यही है कि 2030 तक मेनिंजाइटिस को समाप्त कर देना है। मेनिंजाइटिस मेंजिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों की एक गंभीर समस्या है। कि झिल्ली होती है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को ढक देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो ये वाराणसी में मिला है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादों को GI टैग मिला है। 16 अप्रैल 2024 को वाराणसी की तिरंगा बर्फी और हलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर
शहर वाराणसी की 2 प्रतिष्ठित उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई। अब उत्तर प्रदेश से जीआई उत्पादों की कुल संख्या 75 तक पहुंच गई है, जिसमें 58 शिल्प, 17 कृषि और खाद्य उत्पाद शामिल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई उत्पादों वाला राज्य बन गया है। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थानों ने अहम भूमिका निभाई? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने एक यंत्र लगाया था जो कि दर्पण से रिफ्लेक्ट करके श्री राम लला की जो मूर्ति है उसके मस्तिष्क पर सूर्य तिलक किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ एजीटीएम प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया? तो ये सिक्किम में आयोजित किया गया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेल ब्रिज पूरा किया। बेल ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भान जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक सिक्किम शीर्ष स्तर पर रहा है। अब भूमचु उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ। भूमचु उत्सव सिक्किम के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने केरो रुख मेरो संतति नामक एक पहल की शुरुआत की है। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो ये उज्बेकिस्तान में लैब का उद्घाटन किया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव और मुद्रा है उज्बेकसुम, राजधानी है ताशकंद। 15 से 18 अप्रैल 2024 को भारत उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुखों ने उज्बेकिस्तान में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है। भारत के सेना प्रमुख मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी तकनीकी आईटी प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का भी आयोजन हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसको डस्ट लीग कहा जाता है। हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो ये संतोष विश्वनाथन को इन्होंने बनाया है। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये 2030 तक इसरो ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। अगला जो क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप जो है काफी शक्तिशाली और बड़ा रॉकेट बनाया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। कि लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने अमेरिका के टेक्सास से दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया। स्टारशिप रॉकेट सिस्टम 120 मीटर ऊंचे, यह पहली फुल टेस्टिंग थी लॉन्च के। देखिए 120 मीटर ऊंचा ये स्टारशिप था। ये बहुत बड़ा स्टारशिप होता है और लॉन्च होते ही इसमें विस्फोट हो गया और लॉन्चिंग फेल हो गई और सारा मलबा समुद्र में गिर गया। स्पेस एक्स ने बताया कि उसकी टीम जो है इसकी समीक्षा कर रही है और इसके बाद अगली टेस्टिंग की दिशा में काम किया जाएगा। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो ये आईटीसी लिमिटेड ने किया है। तो आईटीसी आपने सुना होगा, आईटीसी कंपनी। तो आईटीसी कंपनी का फुल नेम है इंडियन टोबैको कंपनी। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। आईटीसी लिमिटेड शेयरों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद कंपनी के कारोबार के दौरान 5 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले 11वीं कंपनी बन गई है।
इससे पहले देश की 10 बड़ी कंपनियों ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल कर चुकी। भारत के रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड 10 बड़ी कंपनियां 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल कर चुकी। आईटीसी लिमिटेड भारत में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 8वीं बड़ी कंपनी है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक ने किसे उप प्रबंधक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? ये कैजाद भरूचा को इन्होंने नियुक्त किया है। तो इसके पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं कि कैजाद भरूचा जो है एचडीएफसी बैंक का उप प्रबंधक नियुक्त किया गया है। साथ ही भावेश झावेरी को 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा इन नियुक्तियों को अनुमोदित किया गया। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा इन नियुक्तियों को अनुमोदित किया गया और कैजाद भरूचा एक अनुभवी बैंकर हैं और उनके पास 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। और पिछले दिनों जो मेरे द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा की तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे जो नई दिल्ली है उसको 10वीं रैंक मिली है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा फ्यूल पाइपलाइन के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता किया गया है। स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। वर्ष 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत के 40 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेना ने इसे बंद कर दिया है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम रहा है। प्रथम चरण चुनाव के दौरान जो विधानसभा के 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में विधानसभा के लिए मतदान किया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नाम से अपना एक पुस्तक लॉन्च किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के निर्यात का पहला खेप फिलीपींस से डील हुई थी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर के, तो उसको पहली खेप भेज दी गई है। इसमें देखिए, इसमें इस बात का खुलासा नहीं है कि अभी कितनी मिसाइलें भेजी गई है, लेकिन पहली खेप भेज दी गई है। तो 18 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन देश है जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी को लेकर के युद्ध चल रहा है और हमास जो वहाँ का संगठन है इन लोगों का एकजुट करने वाला, तो वो लड़ रहे हैं। तो उनको फिलिस्तीन देश को पूर्ण सदस्यता संयुक्त राष्ट्र में देने को लेकर के एक प्रस्ताव अल्जीरिया ने रखा था, जिस पर कि अमेरिका ने वीटो लगा दिया। और इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीनी को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव लाया गया था। उस समय भी अमेरिका ने ही जो प्रस्ताव पे वीटो लगा दिया था। तो इसके साथ ही फिलिस्तीनी का बंद हो गया रास्ता, और आगे हो सकता है कि प्रस्ताव आए तो उस पर भी विचार किया जाए, लेकिन अभी तक तो पूर्ण सदस्य नहीं बन सका है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सफ़र। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम में टाइप करें करियर फैक्ट, और ये लोगो है मेरा, इस लोगो वाला चैनल को ज्वाइन करें और देखते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और डेली करंट अफेयर सेशन में तो सुबह सुबह मिलेंगे ही। तो तब तक के लिए नमस्कार।